नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस ऑडियो में हम सुनने जा रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध यात्रा वृतांत मेरी तिब्बत यात्रा का भाग 9। तो आज की हमारी यात्रा रहेगी झेलम की यात्रा। तो अब राहुल सांस्कृत्यायन जी बढ़ गए हैं झेलम की ओर। झेलम की ओर का ये जो वर्णन वो करते हैं, तो कल तक हमने देखा कि मजवा नामक स्थान पर उन्होंने अपनी जो है अंतिम पड़ाव जो झेलम से पहले था वो मजवा नामक स्थान पर था, और मजवा नामक स्थान से उन्होंने 2 सप्ताह बाद यात्रा प्रारंभ की है झेलम की ओर। अब ऐसा क्यों किया है यह आज की कहानी से हमें पता चलेगा। तो आइए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। अन्य मुख्य बातें वीडियो के मध्य में करेंगे। राहुल सांस्कृत्यायन जी लिखते हैं, आज 2 सप्ताह बाद बाकी यात्रा को आरंभ करता हूं। कारण इस वर्णन से ही मालूम हो जाएगा। 3 नवंबर को सवेरे ही चलना था, किंतु घोड़े 10 बजे से पहले नहीं आ सके। इस बीच में मेजबान से तरह तरह की बातें होती रहीं। एक बात से तो वे बड़े चकित और कुछ भयभीत से हो गए। यद्यपि मेरे साथी धर्मवर्धन को उस वक्त अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी। गृहपति ने कहा, देखिए, पिछले साल यानी 3 अप्रैल 1933 को हमारे चम्बलोंगमा योरेस्ट पर्वत पर कोई अंग्रेज हवाई जहाज पर पहुंचा था। ये लोग किस वास्ते ऐसा करते हैं? मैंने कहा कि वह संसार का योरेस्ट मतलब एवरेस्ट आप कह सकते हो ना, योरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा। वैसे संसार का सबसे ऊंचा तो एवरेस्ट है, पर यहाँ पर योरेस्ट लिखा हुआ है ना, जो शब्द लिखा हुआ है वो योरेस्ट है। अब इसका मतलब एवरेस्ट है या नहीं ये थोड़ा आगे देखेंगे हम। वह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए उस पर पहुंचकर अपने नाम को अमर करने की सबकी इच्छा होती है। उन्होंने देवी देवताओं की नाराजगी की बात कही। वो गृहपति जिनके यहाँ रह रहे थे वो क्या कहते हैं कि इससे देवी देवता नाराज हो सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ देवी देवताओं की नाराजगी की बात नहीं करनी है, वे तो बेचारे सहानुभूति के पात्र हैं। यदि इस प्रकार 2-4 बार जहाज उड़े तो उन्हें अपने स्थानों को छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। क्यों और कहाँ? तो वो कहते हैं कि देवी देवताओं को तो सहानुभूति होनी चाहिए, देवी देवताओं के प्रति तो हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। बोलते क्यों? क्योंकि हवाई जहाज में लगने वाले तेल पेट्रोल की गंध देवताओं के लिए भयंकर है। कोयला, पानी आदि सभी कल में लगने वाली चीजें उनके शत्रु हैं, किंतु यह पेट्रोल तो जहर हलाहल है। और मुझे तो तुम्हारे यहाँ के लिए ही नहीं बल्कि अपने भारत से प्रवासित बहुत से देवताओं भूतों के लिए भी बहुत अफसोस है। सो क्यों? जानते हो, जिस समय तुर्कों ने आकर भारत के पूजा स्थानों को बर्बाद कर दिया, उस वक्त भारत में लाखों देवता और भूत भूखों मरने लगे। लोग बलि ही नहीं दे सकते थे। उस समय एक भारतीय भूत जो तिब्बत में कई वर्ष से रह रहा था, जन्मभूमि को देखने की इच्छा से भारत लौटा। वहां उसने अपने जाति बंदियों की फाके केशी देखी। उसने उनसे कहा, भाइयों, तिब्बत में वैसी मीठी मीठी बलि भेंट तो नहीं मिलती, किंतु शाम सवेरे प्रत्येक घर में हमारी जाति के लिए लोग सत्तू की धूप देते हैं। कोई जाति भाई भूखा नहीं रह सकता। यह सुनकर लोग आपस में सलाह करने लगे। अंत में कुछ अत्यंत चटोरों को छोड़कर सब उत्तराखंड की ओर चल पड़े। क्या पूछते हो? एक दिन में 10-10 हजार भूत भारत से भोट की ओर चले। अब वो गृहपति बड़ा सीधा है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि राहुल सांस्कृत्यायन बहुत ही हंसोड़ टाइप के व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी बातों के गहरे अर्थ भी हैं। ठीक है, 10-10 हजार, अरे 10 हजार से भी अधिक। सो वे बेचारे आज तक यहाँ शांतिपूर्वक जीवन यापन करते थे। वे तुम्हें सताते नहीं थे और तुम उनका साग सत्तू से सत्कार करते रहे। भारत में जो भूत रह गए हैं, पीछे रेल मोटर आदि के आने पर वे भी भारत से भागने लगे। यदि हवाई जहाज इधर आए तो यहाँ भी उनकी खैरियत ना होगी तो कहाँ जाएंगे? शायद चांग तक, तिब्बत का उत्तरी जनशून्य मैदान में चले जाएं। किंतु वहां भी कितने दिन ठहरेंगे? हवाई जहाज को उधर भी कौन रोकेगा? ओहो, अच्छा होगा हम लोग बीमारी से बच जाएंगे, और तिब्बत के हजारों लामा जो भूखों मरने लगेंगे, भूत देवताओं के भाग जाने पर उनके डर से होने वाले पुनश्चरण, जप पाठ आदि लामाओं से करवाकर उन्हें कौन दक्षिणा देगा?
मैंने जैसा कि कहा कि राहुल संस्कृतन की बातें हंसी में जरूर कहते हैं लेकिन गूढ़ अर्थ है। गूढ़ अर्थ कैसा है कि भूत और देवता यदि भाग गए तो उनके डर दिखाकर ये जो लामा लोग हैं ये पुनश्चरण जप पाठ आदि करवाकर इनको दक्षिणा कौन देगा। बेचारे गृहपति बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी बीच घोड़े वाले आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने आपसे कहा कि एक बार मैंने आपसे कहा था कि वो चवरी का मांस खाते हैं, तो आप लोगों में से कमेंट किया था कि मैम वो तो महापंडित थे, मांस कैसे खाते थे। राहुल संस्कृतायन जी पंडित हैं, लेकिन आप लोग जाति पे बात को ना समझा करें। देखिए, धर्म कोई भी हो, संप्रदाय पंथ कोई भी हो, ठीक है, हर जगह सब तरीके के लोग होते हैं। कुछ वास्तविक संत होते हैं, लेकिन कुछ लोग यह भी एक सत्य है कि भारतवर्ष में धर्म के नाम पर जितने आडंबर हैं शायद दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं होंगे। इन्हीं भूतों का, बुरी बलाओं का साया है। कोई अनर्थ हो रहा है तो बुरी शक्ति ने करवा रखा है, ये देवता नाराज है, वो देवता नाराज है, ऐसे करके प्रत्येक धर्म में, मैं जाति की बात नहीं कर रही, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक पंथ में उनके नाम अलग अलग हैं, है ना, उनके नाम धर्म के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन ऐसे सबके स्थान तय जहाँ भूतों को भगवाने के लिए लोग जाते हैं कि हम पे तो भूत पिशाच बैठ गया, ये है। और भूतों की भी बहुत सारी नस्ल होती हैं, प्रेत और ये और यक्षिणी मक्षिणी, पता नहीं कितनी सारी चीजें होती हैं। और ऐसा ही देवताओं के नाम पर है, ठीक है। इसीलिए राहुल संस्कृतायन जी मजाक करते हैं और अंत में अपनी बातें स्पष्ट कर देते हैं कि जब तो फिर वो डराएंगे किसको। अब मान लीजिए अगर देवता ही ना रहे, ठीक है, देवता ही अगर भारत, तो फिर धर्म के नाम पर पंडित या जो कोई भी है वो डरा ही नहीं सकेंगे, लोगों से वसूली ही नहीं कर सकेंगे। जब देवता ही नहीं रहे तो बचाने कौन आएगा, है ना। तो कुल मिला के ये जो पूरा व्यापार, आडंबर का व्यापार चल रहा है, ये किसके नाम पर चल रहा है? ये केवल धर्म के नाम पर या भय दिखाकर लोगों को, है ना, अगर तुम इतना चढ़ावा नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। और सबसे देखिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आप और हम परीक्षा देने जाएंगे और कोई मंदिर दिख जाएगा तो उसके आगे सिर झुका के ये अपने अपने इष्ट देव को नहीं कहते कि अगर हमने ये परीक्षा पास कर ली ना और आपने करवा दी तो हम इतना फलाने किलो का लड्डू का भोग तुम्हें लगाएंगे। तो जो आप लड्डू का भोग लगाते हो तो वो जो भी हनुमान जी बाबा या जो भी आपके इष्ट देव हैं जिनके आगे आप वो भोग समर्पित करते हो, उस भोग के लिए ही तो वो आपको परीक्षा पास करवा देते हैं, ठीक है। सही कह रही हूँ ना मैं? क्योंकि आपका अगर भोग नहीं लगाओगे इतने किलो का लड्डू का तो फिर वो परीक्षा कैसे पास करवाएंगे? क्योंकि जो लोग भोग नहीं लगाते वो तो परीक्षा पास कर ही नहीं पाते होंगे, ठीक है। अब इसे आप ये कह सकते हो कि मैडम ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है ना। लेकिन श्रद्धावान मनुष्य बहुत कम है। जितने भी लोग पूजा करते हैं भगवान की, वो किसी ना किसी स्वार्थ अथवा भय के कारण करते हैं। अब ये आप देख लीजिएगा कि आप अब किसके कारण करते हैं, है ना। स्वार्थ होगा या तो, या किसी ना किसी चीज का डर होगा आपको, इसीलिए करते हैं। और जो इसलिए नहीं करते, निस्वार्थ भाव से ईश्वर को याद करते हैं, निस्संदेह ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं और जीते जी वो संत की श्रेणी में आते हैं और ईश्वर को पा भी लेते हैं। अब वो एक दूसरी परिचर्चा में चल जाएंगे कि कैसे मिल, उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। यहाँ मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको राहुल संस्कृतायन की बात को स्पष्ट करना था। इसी बीच घोड़े वाले आ गए और गृहपति को बड़ी चिंता में पड़ गए। गृहपति तो यद्यपि घोड़े एक तरह से मालिक की बेगार में हमें मिल रहे थे, तो भी दाम काम में लोग उस्ताद थे। वहां से कुत्ती भर, यानी 3 दिन के लिए पहले तो उन्होंने भी घोड़ा के ये लिखा हुआ है शायद 17 या 18 रुपए के ऊपर मांगे। मैं तो झुंझला गया। फिर उन्होंने 32 संग कहे, अंत में 13 संग पर फैसला हुआ। पहले तो वो कितने मांग रहे थे? 64 संग मांग रहे थे ना। तो फिर बाद में कितने, फिर बाद में जो है लगभग 16 संग पर फैसला हुआ। 11 बजे हम किसी तरीके से रवाना हुए। आज लंगकोर में ही रहना था। तो झेलम की ओर चलने पर जो पहला गांव इनको मिलता है, या जो पहला प्रदेश जहां ये निवास करते हैं, वो कौन सा है? वो है लंगकोर नामक स्थान पर ये जो है निवास करते हैं। घोड़े तेज मालूम होते थे। धर्मवर्धन का घोड़ा तो एक बार भड़क कर उन्हें बेरास्ते थोड़ी दूर तक खींच भी ले गया, लेकिन रास्ता मैदान का था। एक जगह पानी से जमीन में कीचड़ थी। हमारे घोड़े का पैर फिसल गया और वह धीरे से जमीन पर आ बैठा। हमारे सारे कपड़ों पर कीचड़ पड़ गई। रास्ते में घोड़े वाले ने अपने गांव में 2 घंटे तक रोके रखा।
जब चले तब हवा तेज और सामने का रुख किए थी। सर्दी का तो क्या ही पूछना। प्राय 15,000 फुट की ऊंचाई और नवंबर के दिन। खैर किसी तरह 4 बजे लंगकोर पहुंचे। लंगकोर भारतीय सिद्ध पद्मपक्संगरियस का बहुत दिनों तक निवास स्थान रहा है। यहाँ रहकर उन्होंने कितनी ही पुस्तकों भी भोट भाषा में अनुदित की थी। यद्यपि किसी संस्कृत पुस्तक की आशा तो ना थी, तो भी वहां के पुराने मठ और उक्त सिद्ध की मूर्ति को देखने की बहुत इच्छा थी। सामान गांव के वैद्य के घर में रखा गया और हम एक साथी को लेकर मंदिर में पहुंचे। पुजारी के कुछ देर बाद आने पर भीतर गए। बिहार और उसके बनाने का ढंग पुराना है। बड़े और अंधेरे सभा मंडप के भीतर गर्भ मंदिर है। सभा मंडप की एक तरफ पुराने हस्तलिखित कंजूर की पुस्तकें ईंटों की छल्ली की भांति रखी गई हैं। गर्भगृह में प्रधान मूर्ति कदमपाकी है। साथ ही 3-4 पीतल की सुंदर मूर्तियां हैं जो बनावट से भारतीय जान पड़ती हैं। प्रकाश की अल्पता और पुजारी के रूखेपन से फोटो नहीं ले सके। अब जैसे कि इस समय जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो इस समय क्या लाइट नहीं आ रही है, लेकिन इस समय वीडियो बनाना इसलिए भी मुझे थोड़ा पसंद है क्योंकि ये समय थोड़ा सा फ्री होता है। बाकी बच्चे शोर करते रहते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी पीछे जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो अचानक गेट पे दिन के समय कोई आ जाता है तो वो डॉगी भौंकने लगता है। तो आप लोगों के लिए जो 25-30 मिनट का वीडियो या जो भी कहानी कथा जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, इसे पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, मैनेज करना पड़ता है, तब जाके आपका ये वीडियो बनता है। और उसमें भी बीच बीच में कभी परेशानी आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर अंधेरा है, वैसे ही इस प्रकार अभी यहाँ पर लाइट नहीं है। जितनी भी लाइट है फ़ोन की लाइट ही है ना, बस इससे ही काम चल रहा है। खैर आपको तो सुनना है ना, लाइट से कोई लेना देना नहीं है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रकाश की अल्पता और पुजारी के रूखेपन से फोटो तो नहीं ले सके। कल सवेरे चलने का निश्चय करके सो गए। रात को साथियों की आवाज से आंखें खुल गईं। वे घोड़ों को कस रहे थे। समझा समय हो गया होगा, पर ठीक होने पर घड़ी देखी, अभी तो 2:30 ही बजे थे। हमने कहा अभी रात 3 घंटे से अधिक है। थोड़ी देर वे चुप रहे, किंतु वहां घड़ी की बात कौन मानता है। अंत में 3:15 बजे ही हमें चलने पर मजबूर होने पड़ा। एक और अंधेरे में इस निर्जन रास्ते में चोरों का भय था और दूसरी ओर ऊंचे नीचे और संकीर्ण रास्ते में ठोकर खाकर 25 या 50 हाथ नीचे गिरने का डर था। तो भी सोचते थे अधिक दिन चढ़ने पर हवा के तेज होने से ऊपर ठिठुरना पड़ेगा। धर्मवर्धन तो पहले से ही सवार हो गए, किंतु हम संकीर्ण पहाड़ी घुमाव के डर से कुछ देर पैदल चले। थोड़ी देर घोड़े पर चढ़ने के बाद फिर हम उतरकर उजाला होने पर ही चले। हवा तेज तथा हड्डी को बेधड़क निकलने वाली थी। किसी तरह कांपते कांपते हम आगे बढ़ रहे थे। 8:30 बजे तक चलने के बाद एक चट्टान की ओट में खूब ओढ़ना ओढ़कर घंटे भर विश्राम के लिए पड़े रहे। अंत में 12:30 बजे थोंगला जोत के ऊपर पहुंचे। आज बादल नहीं था, इससे दिल बहुत मजबूत था। थोंगला पर बर्फ पड़ने पर कितनी ही बार यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, विशेषकर जाड़े के दिनों में। तो इन्होंने कुछ पिक्चर्स भी लिए, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है उसमें, सिवाय काला सफ़ेद के कुछ है ही नहीं पिक्चर में। तो उस समय कैमरा क्वालिटी ऐसी थी। तो मतलब जितनी बार भी मैं इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ती हूँ तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि काश राहुल सांस्कृत्यायन जी के पास उतने संसाधन होते, आज की तरह मोबाइल फ़ोन होता, तो जितनी मेहनत उन्होंने की है उसका श्रेय उन्हें और ज़्यादा मिलता। 3 मील के करीब उतरने पर नीचे के गांव वालों की उदारता से बने एक छोटे टिकाव पर हमारे साथी कुछ खाने पीने के लिए ठहर गए। आड़ में आकर हम थोड़ी देर के लिए ठंडी हवा के झोंकों से बच गए। बर्फ पड़ते वक्त तो यह स्थान कितने ही बटोहियों की जान बचाता होगा। बहुत काफी उतराई उतरकर अंत में अंधेरा होते वक्त थुलुंग गांव में पहुंचे। कौन से गांव में पहुंच गए? अब ये लंगकोर के बाद कौन से गांव में पहुंच गए? थुलुंग गांव में ये पहुंच गए। थुलुंग गांव में पहुंच गए। पिछली यात्रा में भी इस गांव में ठहर चुका था, किंतु उस समय का ठहरना अपने स्वर्गीय मित्र सुमित प्रज्ञ के परिचय से हुआ था। कई घरों में पूछने पर हम 2 आदमियों के लिए जगह मिल रही थी, किंतु हमें अपने 3 घोड़े वालों को भी तो साथ रखना था। मतलब जितने ये लोग नहीं है उतना इन्होंने सामान इकट्ठा कर लिया और उस सामान को ये कहीं भी नहीं छोड़ सकते। 3 घोड़ों पर इनका सामान है। आखिर एक गरीब आदमी हमें अपने घर ले गया। जगह जैसी उसके पास थी प्रदान की।
चूल्हे के पास आसन लगा। आज कुछ बुखार हुआ आया था, इसलिए हमारी इच्छा तो पड़े रहने की थी, तो भी उसके लिए काफी इंतजार करना पड़ा। घर वालों को 3 सेर चावल और काफी चाय देकर हमने अपनी उदारता प्रकट की। वस्तुतः वो अब इन चीजों की दुष्प्राप्यता और आवश्यकता कम होती जा रही थी, इसलिए हम अपने बोझे को हल्का करना चाहते थे। आवश्यकता कम थी क्योंकि अब जैसे यात्रा के अंतिम पड़ाव में है ये, इसलिए 4 नवंबर को जब हम चलने को तैयार हुए तब हमें नेनम कुत्ती के लिए 3 नए घोड़े मिल गए। झेनम है ना, तो किसके लिए? झेनम के लिए। झेनम को इन्होंने क्या लिख रखा है? कुत्ती भी एक जगह लिख रखा है। साथियों ने गांव वालों से ऐसा इंतजाम कर लिया था, उसी दिन झेनम पहुंच जाने की लालसा में बिना जलपान के ही चल पड़े। पानी की धारें जमी हुई थी जिन पर चलने से घोड़े कितनी बार इनकार कर देते थे। वस्तुतः बर्फ जमे पानी पर चलना शीशे पर चलने की भांति ही खतरनाक है। कहीं कहीं तो हमारे साथ जाने वाले को धूल बटोर कर बर्फ पर बिखेरना पड़ा। सर्दी की इस विशेषता के अतिरिक्त रास्ता वही था जिसे 5 वर्ष पहले हमने पार किया था। नदी के बाएं रास्ते भर तो कोई वैसी बात ना हुई। हम साथी को छोड़कर घोड़ों को जल्दी हाँकते आगे बढ़ाए थे, किंतु जहां रास्ता नदी पार हो दाहिने से चला, कठिनाई बढ़नी शुरू हो गई। यहाँ के 4-5 मील रास्ते को पिछली यात्रा में हमने नहीं काटा था। झेनम तक के अंतिम 5 मील को यद्यपि पिछली बार भी मैंने पीठ पर बोझ लादे पार किया था, किंतु यात्रा करने के वर्षों बाद वर्णन लिखते समय उस कठिनाई को भूल गया था। अब की बार 2-3 जगह उतरते वक्त तो रोंगटे खड़े हो गए। एक जगह की उतराई के बारे में तो मुझे डर होने लगा कि घोड़ा पुस्तकों को लादे इस रास्ते से कैसे उतर सकेगा। और आखिरी 3 मील तो हमें घोड़े से बिल्कुल उतर जाना पड़ा। सारी परेशानी भूल गई जब हम पहाड़ की बाईं पार होकर दूसरी ओर आए और झेनम हमें सामने दिखाई दिया। कहाँ पिछली यात्रा में कहाँ पूछ देने पर तालू सूखने लगता था और कहाँ आज निधड़क अपने को भारतीय बताया जा रहा था। अंतर था ना, उस समय इनकी स्थिति में अंतर आ गया है। तो 4 बजे झेनम में पहुंचे। नेबुतंग के चोला के लिए चिंगरी से चिट्ठी लाए थे, किंतु उनका दिया स्थान प्रतिकूल रहा था। पूछने पर लहासा के किसी व्यापारी की दुकान भी यहाँ ना मिली। अंत में पाटन यानी नेपाल के साहू जोगमान से भेंट हुई और उन्होंने अपनी एक खाली दुकान का ऊपरी कोठा हमें प्रदान किया। दूसरी चिंता थी हमें लहासा से लाए छिनसिनसिया के पिस्तौल को जिम्मे लगाने की। पिस्तौल तिब्बत की यात्रा में आवश्यक चीज है, इसलिए धर्मवर्धन उसे यहाँ तक लाए थे, किंतु अब वह गोरखा सीमा में जा नहीं सकता था। जोगमान साहू ने उसकी भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उस रात हम खूब आनंद से पैर पसार कर सो गए। अब आगे का दृश्य का वर्णन करते हुए राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए हमें जल्दी पड़ रही थी। 6 नवंबर को सुबह उठे, देखा सब जगह 6 अंगुल मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। सवेरे भी बर्फ ही पड़ रही थी। उस दिन भर यही हालत रही। हम चाहते थे कि एक दिन रहकर अपने सब कपड़ों को धुलवा लें, लेकिन अब उसकी संभावना न थी। सक्के से मिली 13 मूर्तियां, 6 लकड़ी की और 7 पीतल की और एक तालपत्र पोथी के बारे में दिक्कत यह थी कि नेपाल सरकार ने देश से बाहर विशेषकर भारत की ओर मूर्ति पुस्तक आदि ले जाना निषिद्ध कर दिया था। इसलिए बिना पहले से प्रबंध किए इन चीजों को नेपाल ले जाने पर नीचे जाते वक्त वह नेपाल की नहीं है, इसका क्या प्रमाण होगा। इसलिए हम चाहते थे कि कुत्ती के नेपाली प्रतिनिधि दीठा को दिखाकर एक पत्र ले लें। दीठा सज्जन है, उन्होंने चीजें देख ली, किंतु चिट्ठी के बारे में कहा कि हम भंसार कस्टम विभाग के मुख्य कार्यालय को चिट्ठी लिख देंगे। नेपाल में लोगों को हर बात में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, इसलिए बेचारों को वैसा करना उचित ही था। तो अभी तिब्बत के बाद नेपाल की यात्रा पे जाएंगे। उस दिन दिवाली थी। दिन भर हमने ज्वर के कारण उपवास किया था। शाम को साहू जोगमान का बार बार आग्रह घर में आकर खाने के लिए देखकर भी हम ना समझ सके कि आज कोई विशेष दिन है। बाहर निकल कर देखा तो जगह जगह नेपालियों के घरों पर बहुत से दीपक जल रहे थे। भोजन करने की इच्छा तो न थी, किंतु अब तो कल से पैदल चलना था, इसलिए जैसे हो 2 कौर भीतर रखने में ही कुशल था। भोजन में कई तरह के मांस और तरकारियां थी जिन्हें चूरे के साथ खाना था। रात को यह सोचकर बहुत संतोष हो रहा था कि कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तीन बोझा ढोने वालों को नेपाल तक के लिए 13 तरह
₹4 से कुछ अधिक पर ठीक किया। 13 मुहर। 7 को सवेरे आकर भारवाहकों ने सामान बांध कर कहा, हम कुछ खा पी कर चलेंगे। उनके इस कहने पर विश्वास कर हम दोनों 11 बजे चल पड़े। जब तक हम पहाड़ की मोड़ से घूमकर दूसरी ओर नहीं आए तब तक हमारे चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। बादल था, किंतु नीचे जाने के कारण हमें बर्फ पड़ने का उतना डर नहीं था। अपनी पहली यात्रा में हम इसी रास्ते से गुजरे थे, तो भी यात्रा को वर्ष भर बाद लिखने से वे कठिनाइयां मन से दूर हो गई थी। अब की यात्रा की स्मृति ताजी रहने के साथ लिखने से इसमें कुछ अतिशयोक्ति सी मालूम होगी, किंतु है वह बिल्कुल सच। हमें आज यह छंगसम पहुंचना था। सबसे कठिन रास्ता छंगसम के नीचे डाम तक है। उसके बाद आज का रास्ता और नंबर डाम से सीमावल पुल तक के रास्ते का है। उतराई कितनी ही जगह बहुत मुश्किल थी। इधर बीती बरसात के पानी ने भी कितनी जगह रास्ते को बहा दिया था। बीच में एक आध बार बनारसी रामदाने जैसी बर्फ भी पड़ी। 2:30 बजे हम छमसम पहुंच गए। अब ये कहाँ पहुंच गए हैं? अब ये पहुंच गए हैं छमसम। कहाँ पहुंच गए हैं? कौन से गांव में पहुंच गए? छमसम। देखिए, अब वहां की बर्फ का तो पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ भी इस समय इतनी सर्दी है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, है ना, उत्तर प्रदेश के आगरा के आसपास का आप क्षेत्र मान सकते हैं। यहाँ पे हूँ मैं, और इतनी ठंड है कि मैंने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है तो हाथ एकदम से जो ठिठुरन वाली, गलन वाली ठंड है, और हाथ एकदम गल रहा है मेरा। यहाँ गर्म पानी के सोते में स्नान करना था। 2 घंटा इंतजार करने पर देखा भारवाहकों का कहीं पता नहीं। अंत में बिना साबुन के ही जाकर देर तक स्नान किया। 2.5 महीने की जमी मैल के उतर जाने से चित्त का प्रसन्न होना सर्वथा स्वाभाविक था। हे भगवान, 2.5 महीने की जमी मैल। पंडित जी तो पंडित जी है ना, लेकिन महापंडित कहा जाता है इन्हें इनके ज्ञान के कारण। ठीक है, अभी तक भी आप लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? यदि आप सुन रहे हैं, आपका काम का है, आपकी परीक्षा के सिलेबस में है और इतनी देर आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना है, तो लाइक करने के कौन से रुपए लगते हैं भाई? आप लोग लाइक जरूर किया करें वीडियो को। ठीक है, दूसरा जो हमारा दूसरा चैनल है, यदि आप लोग नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, MA के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। उसकी प्लेलिस्ट में भी आपको सभी पुस्तकें मिल जाएंगी जो भी आपके सिलेबस में हैं। निरंतर उस पर वीडियो डाले जा रहे हैं और नियमित देखिए, है ना। आप क्या करते हैं, आज देख लिया, फिर 2 दिन तो बीच के पार्ट आपके छूट जाते हैं। किसी भी रचना को जब भी आप पढ़ें, कोई भी रचना आपके चित्त के अनुकूल आप पढ़ें, लेकिन उस रचना के सभी भाग पढ़ें, पूरा पढ़ें उस रचना को। एक बार आपने जैसे तमस को उठा लिया तो तमस पूरा पढ़ें। आषाढ़ का दिन नाटक पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ें, उसके जितने भी भाग हैं सब पूरे पढ़ें, ताकि एक रहे कि हाँ, हमने एक रचना हमारी पूरी हो गई, एक किताब पूरी हो गई और सिलेबस का एक टॉपिक पूरा हो गया। इसके अलावा आपके लिए जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपने पूछा कि आप नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके आजकल काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि अभी 26 दिसंबर को पेपर आयोजित हुआ है, उसके बावजूद जनवरी में ही इतने कमेंट आ रहे हैं, यानी कि आप नेट परीक्षा को पास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो फिर मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले यदि पहली बार हिंदी को पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक को उठाइए। राइटर के चक्कर में ना पढ़ें, बहुत सारे राइटर हैं और सब अच्छा ही लिखते हैं। सरल इतिहास और संक्षिप्त रूप में पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो राजस्थान बोर्ड की जो किताब मेरे समय चलती थी 11th-12th में, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बावजूद भी उससे ज़्यादा संक्षिप्त इतिहास पुस्तक कोई मुझे लगी नहीं, इसलिए पूरी बुक मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा जब हिंदी साहित्य की थोड़ी सी समझ आप में विकसित हो जाए, उसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ उठा लीजिएगा। आपके पास है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं है प्लेलिस्ट में है, मेरे साथ पढ़िएगा। पुराने पेपरों में पूछे जाने वाले प्रश्न, आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ मैंने पूरा आपको व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ाया है। बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो आपको नहीं देखने पड़ेंगे, काफ़ी अच्छा समय है। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको स्वयं में मतलब आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, ये मैं निस्संदेह रूप से कह सकती हूँ। जो प्रश्न आपको कठिन लगते थे वो सभी सरल हो जाएंगे और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो,
संक्षिप्त इतिहास और शुक्ल का इतिहास, 2 ग्रंथों को 2-3 बार आप पढ़ दीजिएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आपका अवधारणात्मक प्रश्न या इस तरीके का कोई फैक्ट से संबंधित प्रश्न गलत होगा। 2-4 बात की बात मैं नहीं करती हूँ, वो हमेशा नए आते हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न उसी से हो जाएंगे। अभी आपने जो 26 दिसंबर 2021 को पेपर आयोजित हुआ है, उसमें भी पुराने पेपर में से प्रश्न पूछे गए हैं और वो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। बार बार मैं कह रही हूँ कि इधर उधर मत भटकिए। स्वयं हिंदी विषय एवं साहित्य चैनल की प्लेलिस्ट में अपने पास इतना मैटर है ना नेट का, आप उतना भी कर लेंगे तो आप नेट परीक्षा पास कर लेंगे, ठीक है। अब रही जेआरएफ, तो उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत हमें करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे। हाल फिलहाल उसके ही क्रम में पूरी पुस्तक को मैंने पढ़ाने का निश्चय किया है कि पूरी पुस्तकें हम पढ़ें, ताकि प्रश्न कैसे भी कहीं से भी कभी भी पूछ लिया जाए, आप उसका सही उत्तर देने में सक्षम हो। और उसके लिए इन पुस्तकों को पढ़ना होगा। तो प्लीज़ मेरे साथ उन पुस्तकों को पढ़िए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और पुस्तकों को, हिंदी पुस्तकों को, जो पढ़ाई के अलावा आपके जो अन्य मित्र हैं जो अन्य विषयों के हैं, उनको भी इन बेहतरीन कहानियों और कथाओं को आप उनको भी शेयर करें। आगे बढ़ाती हूँ कथा को। शाम हो रही थी, लेकिन आदमियों के आने का कोई पता नहीं था। दिल विश्वास करने को नहीं मानता था कि हमारे ओढ़ने बिछोने के लिए वे लोग आज नहीं आएंगे। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो चला, अब विश्वास हो गया कि आज नहीं आएंगे। जरा सी गलती के लिए भोटवासियों को कोसना और बात है, किंतु ऐसे दोष और जगह भी पाए जाते हैं। अपरिचित स्थान में जाने पर भारत में भी ऐसे बेपरवाह आदमी मिल सकते हैं। प्रश्न था, हम लोग देह पर के कपड़ों को ही लेकर चले आए थे, अब रात की सर्दी का क्या इंतजाम होगा। संयोग से हमारे निवास में एक और आदमी ठहरा था, जो झेनम के एक साहू का गद्दा, तकिया, रजाई सब लिए जा रहा था। हमने जब घरवाले से रात की धुनी के लिए लकड़ी मांगी, तब उस आदमी ने अपने साहू के बिस्तरे देने का प्रस्ताव किया। धर्मवर्धन को घरवाले ने कुछ कपड़े दे दिए। इस प्रकार रात भर ठिठुरने से जान बची। साथ ही यह भी शिक्षा मिली कि आदमियों को चलाकर स्थान छोड़ना चाहिए। आज 8 नवंबर था। सोचने लगा, आदमी 10 बजे तो जरूर पहुंच जाएंगे, शायद वे रास्ते में ठहर गए होंगे। दोपहर तक प्रतीक्षा करते रहे। अब तक झेनम से चले कितने ही आदमी पहुंच गए। मालूम हुआ उन्होंने हमारे आदमियों को रास्ते में कहीं नहीं देखा। डरने लगे कि कहीं आज भी ना आवे। खाने पीने की चीजें भी हमारे पास न थी। हम घरवाले से कुछ चीजें उधार लेकर खा रहे थे। ओढ़ने बिछोने की समस्या कल जैसी ही थी। अंत में धर्मवर्धन झेनम की ओर जाने को तैयार हुए। 12 बजे वे उधर गए और हम एक चट्टान पर बैठ उस मार्ग द्वार की ओर देखने लगे, जो ऊपर की ओर रास्ते पर बना था। आज भी गर्म पानी में डटकर स्नान हुआ था। 3 बजे दिन को बिस्तरा देने वाला आदमी सवेरे झेनम जाकर लौट आया। उसने कहा, आज भी नहीं आएंगे। निराश हो गए, किंतु सूर्यास्त के साथ देखा लोग आ रहे हैं। धर्मवर्धन को झेनम के पास तक जाना पड़ा। 11 नवंबर को तैयारी करते करते 10 बज गए। आज आदमियों के चल देने पर ही चले। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। छकसम बस्ती की आंख की आड़ में होते ही रास्ते की कठिनाई मालूम होने लगी। वैसे तो झेनम से 4-5 मील उतरते ही वृक्ष मिलने लगे थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस खंड को यहाँ समाप्त करते हैं। कल हम हमारा 5वां और इस यात्रा वृत्त का अंतिम खंड नेपाल की ओर की यात्रा करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरे साथ यह यात्रा करना रुचिकर लग रहा होगा। और थोड़ा सा चलिए, अभी समय है, थोड़ा सा 5वें खंड में क्या होता है इसको प्रारंभ करते हैं, फिर पढ़ेंगे कल। नेपाल की ओर का वर्णन करते हुए राहुल संस्कृत्यायन जी लिखते हैं कि छकसम के आसपास के पहले छमसम था, ये छकसम के आसपास के पहाड़ जंगलों से भरे हैं। और आज 9 नवंबर का जंगल और भी घना था। चारों ओर छोटे छोटे बांसों की भरमार थी। शाम तक हमें उसी नदी के 9 पुल इधर से उधर पार करने पड़े। पिछली यात्रा में जिस गांव में एक रात ठहरे थे, वहां अब की पेट भर छाछ पी। पिछली बार डुक्पा लामा ने जिस नए घर में जल स्रोत निकल आने के लिए वरदान दिया था, उसकी अब 2-2.5 हाथ की दीवारें ही बाकी रह गई थी। घरवाले कहाँ गए इसका पता नहीं। तो पहले भी यात्रा कर चुके हैं इस प्रदेश की वो। जिस वक्त हम डाम गांव में पहुंचे, अभी आधा घंटा
अभी घंटा भर दिन बाकी था। डाम पहुंचने से 3 मील पूर्व ही देवदार कटिबंध समाप्त हो गया था। एक अच्छा घर टिकने को मिला। पता लगा कि हमारे पुराने परिचित आशंग डंग वंग सब छोड़ छाड़ अब के रोंग में ज्ञान ध्यान के लिए बैठ गए हैं। 10 नवंबर को फिर आदमियों ने देर करके वही समय कर दिया और 10 बजे चले। अपने पूर्व परिचित जंजीरों के पुल को पार किया। धर्मवर्धन हमसे भी अधिक डर रहे थे। आगे सीमा वाले पुल तक रास्ता कई जगह बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। पुल भी अपनी जगह से हटकर बना था। पार होते ही हम नेपाली सीमा में पहुंच गए। इधर का रास्ता अच्छा है। 29-30 ईस्वी तक 1929-30 ईस्वी में नेपाल भोट की जो तनातनी हुई थी उसका एक फल यह भी हुआ कि यह सड़क बन गई। नेपाल और भोट की तनातनी में हमने सोचा जल्दी जल्दी आगे चलें, फौजी चौकी पर पहुंच जाएं, जिसमें आदमियों के आने तक नाम गांव लिखवाकर छुट्टी पा लें। हम वहां 12 बजे पहुंचे। प्रधान अफसर नेपाल गए हुए थे। 2 छोटे अफसर भी मौजूद न थे। सिर्फ एक बूढ़े सूबेदार थे जो मधेश के आदमियों को छोड़ने में डरते थे। उन्होंने 2 बजे तक हमें वहीं बैठा के रखा। जब हमने खाने पीने की आवश्यकता बतलाई तब कहा, ऊपर वाले बगल के गांव में चाय पानी कीजिए। यदि हमारा साथी अफसर, जिसको आज यहाँ पहुंचना जरूरी है, आ गया तो उसकी सलाह से जाने देंगे। चाय पानी और 2 घंटे के विश्राम के बाद आदमी भेजा। मालूम हुआ कि उक्त अफसर आ गया है। बहीदार उस उक्त अफसर का पद था। बहीदार अधिक संस्कृत और मधुर स्वभाव के मिले। उन्होंने हमारे दोनों संदूक खुलवाकर देखे तो, किंतु और दिक्कत नहीं पैदा की। छुट्टी पाते ही हम तात पानी के लिए चल दिए, जो 2-3 मील नीचे ही था। यही राज्य का चुंगी घर है। बक्सों के खोलने का अत्यधिक आग्रह तो नहीं था, किंतु हम अपनी मूर्तियों को दिखला देना चाहते थे। एक अर्ध नेवार सज्जन ने लकपा के घर स्थान मिला। हमने पूछा, क्या आप नेवार हैं? उत्तर मिला, हाँ, खचरा नेवार। आसन ठीक ठाक कर लेने पर गर्म पानी के चश्मे में आज साबुन के साथ स्नान किया। 19 नवंबर को चलने से पूर्व हमने अपने आदमियों के अगुआ सिंहासन से कह दिया था, नीचे के रास्ते चलना है, ऊपर के रास्ते में चढ़ाई कठिन होने से हमें बहुत तकलीफ होगी। कुछ आनाकानी के साथ उसने बात स्वीकार कर ली और हमें विश्वास हो गया वह दूसरी बात न करेगा। एक जगह देखा, भारवाहक बड़े रास्ते को छोड़ नीचे के छोटे रास्ते को पकड़ रहे हैं। थोड़ा उतरकर हम जंजीर के झूले के पास पहुंचे। अब मालूम हुआ हमारे तिब्बती साथी धर्मवर्धन बड़े रास्ते पर बढ़े जा रहे हैं। साथियों ने आगे बढ़कर सीटी बजाई। एक बटोही से भी उन्हें लौटाने के लिए कहा। हमें इसके लिए 1 घंटा वहीं ठहरना पड़ा। तब 2-3 मील का चक्कर काटकर वे हमारे पास पहुंचे। झूला पार हुए, धीरे धीरे ऊपर की ओर चलने लगे। मालूम हुआ हम तो सवा बित्ता की पगडंडी पर चल रहे हैं। कुछ और चलने पर चढ़ाई कठिन हो गई। तो कितनी कठिन यात्रा! सवा बित्ता की पगडंडी, कहीं कहीं बाई और पगडंडी के नीचे ही 40-40, 50-50 हाथ नीचा खड्ड था। अब तो चढ़ाई से जितना शरीर को कष्ट न था, उतना दुख मन को अधिक सावधानी रखने के कारण हो रहा था। सिंहमान को बहुत फटकारा, किंतु अब दूसरा चारा क्या था। उतार और एक नाले को पार कर चढ़ाई अत्यंत कठिन मिली। आखिर सूर्यास्त तक हम चिंग चिंग के डांडे पर पहुंच गए। एक घर के बाहरी बरामदे में जगह मिली। तो ये बहुत ही कठिन यात्रा है, नेपाल की ओर की यात्रा। अब इतनी कठिन यात्रा करते करते आप भी थक गए होंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे की यात्रा क्यों ना हम कल करें? क्या विचार है आपका? कल करें इसके आगे की यात्रा, है ना, क्योंकि इतनी दुर्गम यात्रा में आप लोग भी न थको, है ना, थोड़ा सा उत्साह भी आपका बना रहे, क्योंकि इतनी कठिन यात्रा कैसे संभव है। तो इसको कल करेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अभी तक हमारे दूसरे चैनल हिंदी बुकशाला को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें आपके लिए वहाँ हैं। आपके सिलेबस के अनुसार मिलती हूँ कल इसके आगे की कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।